So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with the क्रिया शारीर सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने बहुत हद तक चीजें अपनी कवर कर ली हैं। इस कोर्स के इस सब्जेक्ट के हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या बचेगा? मन, आत्मा, निद्रा और स्वप्न। ठीक है, तो निद्रा और स्वप्न हम लोग पढ़ेंगे। और मन और आत्मा जो हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान की प्लेलिस्ट देखी थी, पदार्थ विज्ञान की, तो उससे हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि जो वहाँ पे सिलेबस है चाहे यहाँ पे सिलेबस है, सब सेम है। कोई भी चीज़ें अंतर नहीं है, वही मन के लक्षण, वही मन के गुण, तो सेम ही चीज़ें हैं दोनों में। इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। सेम आत्मा में भी वही आता है, सेम मन में भी वही आता है। इसलिए जो पदार्थ विज्ञान में हम लोग ने कर रखा था उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा निद्रा और स्वप्न नेक्स्ट चैप्टर है, उसका लास्ट चैप्टर है, वो हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्रिया शारीर पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम लोगों ने धीरे-धीरे एक-एक चैप्टर करते हुए पूरा क्रिया शारीर फिनिश करने पर आ गए हैं। तो ऑल्दो इट्स अ बिग अचीवमेंट, अगर आप यहाँ तक पहुँचे और सारी वीडियोज़ देखते हुए पहुँचे, तो अम, आप अपने लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई पूरी प्लेलिस्ट को डेडिकेटेडली फ़ॉलो करता है और सारी चीज़ें कवर करता है। ऑल्दो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि किसी प्लेलिस्ट को ढूँढ लिया, उसके बाद पूरा प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से शुरुआत से आखिरी तक देख लिया। तो उससे जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि हाँ, इसको मैं उस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपने सारी वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, सारी चीज़ें कवर हुई हैं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई गई हैं, डिटेल में बताई हैं। और कोई भी क्रिया शरीर की प्लेलिस्ट इतनी डिटेल में नहीं होगी जितनी डिटेल में मैंने बताई है। कोई भी वीडियो जैसे कहते नहीं है कि 5-10 मिनट की नहीं है, सारी वीडियोज़ आधे घंटे तक की हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की और बहुत ज़्यादा छोटा बनाने की भी कोशिश नहीं करी। एक मीडियम जितना चाहिए होता है उतना मैंने दिया है और डिटेल में है। इसको पढ़ के अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो यू कैन बी अ टॉपर ऑफ योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। इसलिए अच्छे से डेडिकेटली जिस तरीके से फ़ॉलो करते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे भी फ़ॉलो करिए। इसके बाद चरक संहिता की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी जाएगी। तो चरक संहिता में अच्छे तरीके से पढ़ाएँगे। ये जान लीजिए कि अगर आप एआईपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसको भी लेकर चलेंगे। ऑल्दो अभी मैं एआईपीजीटी पढ़ाने के लिए वो तो नहीं हूँ कि हाँ, एलिजिबल तो नहीं हूँ कि हाँ, मैं एआईपीजीटी का पढ़ा लूँ। लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है फर्स्ट ईयर को, उस हिसाब से अच्छे से डिटेल में पढ़ाएँगे। देखो, फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ़ 5 होने भर की चरक संहिता बहुत लोगों ने पढ़ा रखी है और बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ा रखी है। बट फॉर मी, चरक संहिता इज़ नॉट जस्ट अबाउट पासिंग योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। इसमें हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में जाकर चीज़ें देखेंगे। दैट विल हेल्प यू इन योर एआईपीजीटी एग्ज़ाम। बाकी देखते हैं, जो साथ में रहता है जिसको आगे पीजीजी करना है उसको, उसके लिए अच्छी चीज़ है। बाकी जिसको यूनिवर्सिटी करना है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब मैंने बता रखा। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ़ इम्पोर्टेंट श्लोक्स बताए थे चरक संहिता के। अगर वो नहीं देखी तो वहाँ से देख सकते हैं। उस सिर्फ़ उतना ही करके चले गए ना तो आप पास हो सकते हैं। बाकी देखते हैं, आगे देखेंगे। बाकी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंद्रियों के बारे में। देखो, 2 इंद्रियाँ होती हैं, एक होती है ज्ञानेंद्रिय, एक होती है कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वो होती हैं जो कि हमें ज्ञान प्रदान कराती हैं, जिनसे हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मेंद्रिय वो होती हैं जिसके द्वारा हम लोग कर्म करते हैं, मतलब कोई काम करते हैं। इस संसार की जो चेष्टाएँ हैं वो हम लोग कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ उनको प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? हाथों से लिख रहे हैं। देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं। तो सारी ही इंद्रियाँ हैं, कुछ ज्ञानेंद्रिय होती हैं, कुछ कर्मेंद्रिय होती हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि शरीर के ज्ञान की प्राप्ति का साधन इंद्रिय होती है। ठीक है? ये ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। और क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति का साधन? हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा था, प्रमाण। तो वैसे ही यहाँ पे इंद्रिय होती है हमारे बॉडी का। तो चरक ने कहा है कि जिनके द्वारा बुद्धि प्रवृत्त होती है और जो कर्म के अनुमान योग हैं, ऐसी पंच इंद्रिय क्रमानुसार एक-एक महाभूतों की अधिकता से युक्त होती हैं। मतलब कि जो भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनकी एक-एक महाभूत होता है उनके अंदर,
जो कि ज़्यादा होता है। ऑल्दो सब में सारी महाभूत प्रेज़ेंट होते हैं, बट एक-एक महाभूत की अधिकता होती है। अब कौन-सी अधिकता होती है, क्या अधिकता होती है, वो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी इंद्रियों का मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ, ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन है ये इंद्रियाँ, जिससे हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आयुर्वेद इंद्रियों को पंच भौतिक माना है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंद्रियां भी पंच भौतिक होती हैं। सर्वम द्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन् अर्थे, जबकि संख्या सिद्धांत में इंद्रियों को अहंकारी मानी गई हैं। इस प्रकार देखा जाए तो श्रोतेंद्रिय आकाश महाभूत की सहायता से उत्पन्न होती हैं, और इसमें केवल शब्द गुण ही विद्यमान रहता है। यद्यपि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम के आधार पर श्रोतेंद्रियों के अनेक चार महाभूत भी रहते हैं। इक्षु इंद्रियों से पांचों महाभूत रहते हुए तेज की प्रधानता रहती है। अब देखो यहाँ पे सारी जो आ रही हैं कि श्रोतेंद्रिय क्या होती है, उसके अलावा चक्षु इंद्रिय क्या होती है, घ्राण इंद्रिय क्या होती है, रस इंद्रिय क्या होती है, स्पर्शन इंद्रिय क्या होती है, तो यही इंद्रिय बोले गए हैं, यही पांच ज्ञान इंद्रिय हैं। पहला है श्रोतेंद्रिय, जिससे हम लोगों को सुनाई पड़ता है, मतलब सुनने की इंद्रिय, सुनने का एबिलिटी। चक्षु इंद्रिय, आंखों से देखने की एबिलिटी, आंख मतलब आंखों से जब हम लोग परसीव कर रहे हैं, वो है चक्षु इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय, ये नाक से हम लोग जो स्मेल कर पाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। रसन इंद्रिय, जो हम लोग टेस्ट कर पाते हैं। स्पर्श इंद्रिय, जो हम लोग टच फील सेंसेशन, जो भी चीजें होती हैं वो इसके द्वारा होती हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किसमें कौन सी महाभूत की प्रधानता होती है। तो श्रोत इंद्रिय में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, चक्षु इंद्रिय में तेज महाभूत की प्रधानता होती है, घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, और रसेंद्रिय में जल महाभूत की, और स्पर्श इंद्रियों में वायु महाभूत की प्रधानता होती है। अब हम लोग इसको, यहाँ पे तो पैराग्राफ टाइप का लिखा हुआ है, हम लोग इसको एक चार्ट फॉर्म में बना सकते हैं। क्यों? लिखेंगे फर्स्ट श्रोतेंद्रिय आकाश महाभूत, सेकंड चक्षुएंद्रिय तेज महाभूत, थर्ड घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी महाभूत, फोर्थ रसनेन्द्रिय जल महाभूत, और फिफ्थ स्पर्शेंद्रिय वायु महाभूत। इन सब की प्रधानता होती है। ठीक है। फिर उक्त विषयों को सुश्रुत ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा तुल्य योनि, मतलब सेम योनि होने के कारण उसके विषय को का ही ग्रहण करता है, अन्य इंद्रियों से अन्य विषय का ग्रहण नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस इंद्रियों का जो विषय है, वह इंद्रिय उसी विषय का ग्रहण करती है। मतलब किसी इंद्रिय का ये काम है कि वो सुन सकती है, तो वो सुनेगी ही, उससे हम लोग देख नहीं सकते। तेज रूप और तेज रूप और नेत्र दोनों की उत्पत्ति कारण है, इसलिए नेत्र रूप की तुल्य योनि होने के कारण रूप का ही ग्रहण करती है। मतलब नेत्र जो होती है वो रूप का ग्रहण करती है। रूप मतलब जो चीज देखी जाए। इस प्रकार गंध और नासिका की योनि पृथ्वी है। पृथ्वी का क्या क्या होता है? गंध, विशेष गुण हम लोग ने पढ़ा था ना पदार्थ विज्ञान में। तो गंध और नासिका की योनि मतलब नाक, तो वो पृथ्वी है। जीवा और रस की योनि जल है। जीवा और रस की योनि जल है, इसलिए उसका ग्रहण हो पाता है। त्वचा और स्पर्श योनि वायु है। कर्ण एवं शब्द योनि आकाश है। अतएव ये इंद्रियां अपने समान विषय को तुल्य योनि होने के कारण ग्रहण करती हैं। मतलब अगर सेम योनि है तो उसका ग्रहण होगा। ठीक है। किसकी क्या योनि है अभी हम लोगों ने देख लिया, तो ये आ जाता है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। आप अगर मन लगाकर अच्छे तरीके से दिमाग खोलकर ये सारी चीजें समझेंगे ना, तो बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसको एक टेबलर फॉर्म में बना लीजिएगा। इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। वहां पे जाके आप इसके नोट्स भी मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे मैं इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि जो भी डिटेल में है, जो भी सारी चीजें हैं, वो नोट्स में नहीं आती। नोट्स में बस मेन मेन चीजें आती हैं जो आपके पास होने भर का होता है। बट अगर आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो आपको बुक पढ़नी पड़ती है, इसीलिए मैं बुक पढ़ा रहा हूँ। ज्ञानेंद्रियों के भेद। और इतना टाइम नहीं था कि मैं इन सारी चीज़ों की स्लाइड्स बना पाऊँ, इस वजह से मैंने कर लिया, वरना आपकी ये जो प्लेलिस्ट है वो बहुत लेट हो जाती है, और फिर आपके एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर ये आप कहते कि पूरा नहीं हो पाया। ठीक है। फिर ज्ञानेंद्रियों के भेद है। तक्च तक तत्र चक्षुः श्रोत्रम घ्राणम रसनम स्पर्शमिति पंचेन्द्रियाणि।
मतलब ये 5 इंद्रिय होती हैं। चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन और स्पर्श। ठीक है? ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, जिन्हें बुद्धि इंद्रिय भी कहा जाता है। बट ज्ञान इंद्रिय मोर फेमस है, ये ज़्यादा बोलते हैं लोग। मन के संयोग से ही ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय अपने-अपने विषय को ग्रहण करने में प्रवृत्त होती है। इस इसीलिए मन को उभय इंद्रिय भी कहते हैं। तो अब बात करें कि टोटल इंद्रिय होती कितनी है? हम लोगों ने ज्ञानेंद्रिय 5 देखा, कर्मेंद्रिय 5 देखा, तो ऐसे तो 10 होनी चाहिए इंद्रियाँ। बट नहीं, यहाँ पे एक मन की भी एंट्री हो जाती है जो कि 11वीं इंद्रिय बनाती है। तो टोटल कितनी इंद्रिय होती हैं? एकादश इंद्रियाँ, एकादश इंद्रियाँ, ठीक है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो मन क्या है? ज्ञानेंद्रिय है कि कर्मेंद्रिय है? तो यह उभय इंद्रिय है। उभय इंद्रिय मतलब दोनों है, ठीक है? दोनों ही जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होती है, इसी के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो मन बहुत पावरफुल होता है। चक्षु, नासिका, कर्ण संख्या में 2-2 होने पर भी इंद्रिय संख्या दृष्टि से वह एक-एक ही गिने जाते हैं। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि कान और नाक ये सब तो 2-2 हैं, आँखें भी 2 हैं। मतलब नाक 2 नहीं, मतलब नाक के छेद 2 हैं, आँखें 2 हैं, कान 2 हैं। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि हाँ 2 कान, 2 नाक, ये है, वो है। तो वो उसके अधिष्ठान कह सकते हैं, बट उसका इंद्रिय नहीं कह सकते। इंद्रिय 5 होती हैं, तो 5 होती हैं। अब जैसे भी कर्म इंद्रिय में बोलेंगे तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जैसे बहुत सारे हो जाने चाहिए थे। बट नहीं, हम लोग हाथ को एक बोल रहे हैं, पैर को एक बोल रहे हैं, ठीक है? फिर आधुनिक क्रिया शरीर की दृष्टि से इन इंद्रियों को सेंस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। क्या उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पे बताया गया है अव्यक्त से उस महत बुद्धि तत्व और उसके लक्षण वाले महत्व से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। सात्विक, राजस और तामस। राजस अहंकार की सहायता से सात्विक अहंकार द्वारा 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है, बहुत आता है। जब भी जैसे सृष्टि उत्पत्ति क्रम हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग का इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। पहले अव्यक्त, फिर महान, फिर अहंकार, ठीक है? तो इसी तरीके से आगे जाता है। फिर अहंकार में 3 चीज़ें आती हैं, सात्विक, राजस, तामस, ठीक है? फिर राजस और सात्विक के द्वारा 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हो पाती है, ठीक है? अव्यक्त, महान, अहंकार, उसके बाद सात्विक, सात्विक, राजस और तामस। तो रज और सात्विक के से 11 इंद्रियाँ बनती हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से उत्पत्ति होती है। अव्यक्त मतलब जिस चीज़ को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, जो हम लोगों को पता नहीं है। महान यहाँ पे बुद्धि तत्व की बात कर रहे हैं कि बुद्धि की उत्पत्ति हो रही है। अहंकार यहाँ पे कह सकते हैं कि आगे चल के जो सत्व, रज, तम बनता है ना, उसी के अकॉर्डिंग बनता है। फिर उससे आगे चल के इंद्रिय बनती हैं। ठीक है? चरक शिष्यदेव एवं वृद्ध भागवत ने इंद्रियों का पंच भौतिक माना है। ये माना है कि पंच भौतिक होती हैं, उसमें पाँचों महाभूत होते हैं। शरीर के पंच भौतिक होने के कारण इसके अव्यय आदि भी पंच महाभूत से ही निर्मित होते हैं। अब इनका पोषण कैसे होता है, इनको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है? तो पंच भौतिक आहार द्रव्य द्वारा श्रोत आदि इंद्रियों का पोषण होता है। पंच भौतिक आहार होता है। फिर आगे जिस तरीके से हम लोगों को पता था कि जिस तरीके से आगे हम लोग आहार खाते हैं, उसका जठराग्नि के द्वारा पाचन होता है। फिर उसके बाद उसमें जो महाभूत की प्रधानता मतलब जिस महाभूत की प्रधानता होती है, वो महाभूत की अग्नि जो होती है उस पे काम करती है आगे चल के। वो उस महाभूत को अभी पाचन करती है। फिर वो महाभूत का जो प्रसाद अंश होता है, वो इंद्रियों का पोषण करता है। फिर हम लोगों ने चीज़ें देखी। ठीक है? जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का गंध होता है, तो वो जाके घ्राणेंद्रिय जो होता है, उसका पोषण करती है। ठीक है? और बाकी सिर में स्थित तर्पक कफ जो होता है, वो भी इनका पोषण करती है, तर्पण करती है। फिर ज्ञानेंद्रियों के द्रव्य
अब यहाँ पे तर्पक क्या था आधुनिक में, हम लोग सर्बोस्पाइनल फ्लूइड बोल सकते हैं, CSF, ठीक है। सीएसएफ सीएसएफ का सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने मॉडर्न एनाटॉमी जो पढ़ाई है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का किस तरीके से फ्लो होता है वो बताया है, वो जरूर आप पढ़ के जाइएगा। बाकी मॉडर्न एनाटॉमी की प्लेलिस्ट है, जिसको भी पास होना है मॉडर्न एनाटॉमी में, बहुत ज्यादा जैसे बीडी जॉरे से पढ़ लिया, चीजें पढ़ लिया, नहीं हो रहा तो वहां से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं अब तो। और इसके अलावा बहुत शॉर्ट में साथ साथ लिखते हुए चीजें समझाई हैं, बहुत ज्यादा ही ईजी है, आप जाके वो देख सकते हैं। बाकी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर ज्ञानेंद्रिय के द्रव्य क्या होते हैं? तो ज्ञानेंद्रिय खा आकाश बोलते हैं, ठीक है, खा को आकाश बोलते हैं, आकाश को खा बोलते हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये इंद्रियों के द्रव्य कहे जाते हैं, ठीक है। इंद्रियों को अहंकारिक एवं भौतिक दोनों प्रकार का माना गया है, अहंकारिक और भौतिक। स्वयं सुश्रुत भी इन्हें दो प्रकार का मानते हैं। परंतु आयुर्वेद के अनुसार इंद्रिय भौतिक ही मानी गई हैं, तथा इनकी रचना में जिन द्रव्यों का विशेष सहयोग रहा है उन इंद्रिय द्रव्य ओ, उन्हें इंद्रिय द्रव्य माना जाता है। यथा श्रवण इंद्रिय की रचना आकाश द्रव्य का विशेष उपयोग है, ठीक है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका शब्द स्पर्श रूप रस गंध होता नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो आप यहाँ से एक तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन से महाभूत का कौन सी इंद्रियों के साथ मेल है। जैसे आकाश है, आकाश का जो अर्थ होता है या फिर वो कह सकते हैं कि पंच विषय होता है, वो होता है शब्द। तो शब्द क्या है? वर्ड्स। वर्ड्स को हम लोग कैसे सुन सकते हैं? हम लोग कानों से सुन सकते हैं। वायु है, वायु क्या होता है? स्पर्श। तो स्पर्श कैसे कर सकते हैं हम लोग? त्वचा के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे देख सकते हैं। अग्नि है, रूप है, तो रूप को कैसे देखा जाएगा? आंखों से देखा जाएगा, तो श्रोतेंद्रिय हो गया। जल है, रस है, तो रस को कैसे हम लोग परसीव कर सकते हैं? अपने टेस्ट बड्स के तरह। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रसनेन्द्रिय। पृथ्वी है, गंध है, गंध को कैसे परसीव करेंगे? नाक के द्वारा। तो यहाँ आ जाएगा घ्राणेन्द्रिय, ठीक है। अधिष्ठान क्या होते हैं? अधिष्ठान स्थान को कह रहे हैं कि कहाँ पे वो स्थित होते हैं। तो दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नासिका, जीवा और त्वचा, ये इनके अधिष्ठान होते हैं। कौन सा किसका है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि बताइए कौन सा किसका है। वीडियो पॉज करिए, बताइए। बिल्कुल सही। ये जो है, ये चक्षु इंद्रिय का है। ये कर्ण जो है श्रोतेंद्रिय का है। नासिका जो है वो घ्राणेन्द्रिय का है। जीवा रसनेन्द्रिय का, और ये है त्वकेन्द्रिय का, ठीक है। ज्ञानेन्द्रिय के अर्थ क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अभी मैंने ऊपर बताया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध किसका क्या है वो आप लॉजिक लगा के भी आसानी से बता सकते हैं। बुद्धि की बात करें तो चक्षु बुद्धि, कर्ण बुद्धि, नासिका बुद्धि, जीवा बुद्धि और त्वक बुद्धि। ये सिंपल आप उस ये जो आपने अधिष्ठान पढ़े थे इनके सामने बस बुद्धि लगा दीजिए, बुद्धि हो गया, बुद्धि हो गया। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से श्रोतेंद्रिय होते हैं। श्रोतेंद्रिय का स्थान जो होता है कर्ण होता है, जिसके द्वारा शब्द का ग्रहण किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार हृदय से संबंध ऊर्ध्वगामी 8 धमनियां होती हैं, जो कि शब्द, रूप, रस एवं गंध वहन करती हैं। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये वाली जो चीज है ये आप देखिए। फिर इस प्रकार शब्द वह मतलब शब्द इस प्रकार शब्द वह धमनी को इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी और अकूस्टिक नर्व माना जा सकता है। मॉडर्न में शब्द ध्वनि तरंग के रूप में प्रवेश करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द तरंग के रूप में श्रोत प्रदेश को प्राप्त मतलब ईयर्स में आता है। इसी को श्रोतेंद्रिय ग्रहण करती हैं, इसी को अपने ईयर्स जो होते हैं वो परसीव करते हैं। और शब्द वह धमनी और उस शब्द का वहन करती हैं। धमनी के मार्ग में आए हुए शब्द को मन ग्रहण करता है। देखो जिस तरीके से नर्व सप्लाई होती है उसी नर्व सप्लाई को यहाँ पे बताया गया है कि पहले आता है अपना जो ईयर होता है वो परसीव करता है, फिर वो आगे जाके नर्व्स की मदद
से अब मॉडर्न में तो मैलिस इनकस स्टेपिस बताई गई है, बट यहाँ पे उसके बारे में तो नहीं बताया गया है। इसमें डायरेक्ट बता रहे हैं कि वहाँ मन होता है, मन से अपना पसीव हो जाती है। तो वही चीज़ बताई गई यहाँ पे, और यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। अंतःकर्ण है, अंतःकरण नहीं। एग्ज़ाम में जैसे कभी-कभी आ जाता है अंतःकर्ण के बारे में लिखिए, तो लोग अंतःकरण लिख देते हैं पदार्थ विज्ञान में, जो हम लोग ने अंतःकरण नहीं पढ़ा था? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसके बारे में लिख देते हैं। तो ये देख लीजिएगा, अंतःकरण है, अंतःकरण है। करण अलग होता है, ठीक है? अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्ट होता है, 4 चीज़ें होती हैं उसमें, वो आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ लीजिएगा। मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें बाह्यकर्ण में 2 अव्यय हैं, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होती है। पिन्ना ध्वनि को लेता है, मीटर्स अंदर की मतलब मीटर्स को भेज देता है। बाह्य कर्ण में गुहा टेढ़ी-मेढ़ी सर्पिलाकार होती है, जिसकी लंबाई इतनी होती है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक आकर समाप्त हो जाती है। तो मतलब बाहर पिन्ना से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ठीक है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक क्या होता है? बाह्य कर्ण होता है। मध्य कर्ण ये एक छोटी-सी अस्थिमय गुहा के रूप में होती है। यह ऑडिटरी ऑसिकल्स, टेंसर टिम्पैनिक मसल, स्टेपिडियस मसल से बनी होती है। श्रुति पटल से इसकी बाहरी दीवार बनी होती है। ऑडिटरी ऑसिकल्स में बाहर से अंदर की ओर 3 छोटी-छोटी अस्थियाँ होती हैं, जिसको मैलस इनकस और स्टेपिस बोला गया है। क्रम से एक के बाद एक लगी होती हैं। मध्य कर्ण की भीतर दीवार में एक छोटा छिद्र होता है, जिसमें स्टेपिस नामक अस्थि टिकी रहती है। शब्द की तरंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराकर क्रम से इन अस्थियों को प्रभावित करते हुए अंतःकरण में प्रविष्ट होती हैं। अंतःकरण 2 भाग में विभक्त है, सामने की ओर कॉक्लिया और पीछे की ओर वेस्टिबुलर अपैरेटस। कॉक्लिया एक अस्थिमय गुहा होती है, जो कि घोंघे मतलब शेल की तरह होती है। ध्वनि तरंग को करने में यह एक आवश्यक एवं प्रधान अंग होती है। एर्थ क्रेनियल नर्व के अति संवेदी प्रतान इसमें फैले रहते हैं। कॉक्लिया के बाहर स्थित द्रव शब्द की क्रम से आई तरंगों से प्रभावित होकर अंतःद्रव में भी प्रभावित करते हैं, और ये एर्थ क्रेनियल नर्व को प्रतानों द्वारा ग्रहण करके मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। परिणामतः शब्द का ज्ञान होता है। तो ये मॉडर्न का कुछ था पार्ट। ये आप मॉडर्न से पढ़िए, ज़्यादा आपको ईज़ी लगेगा। यहाँ पे भी बहुत शॉर्ट में बहुत ईज़ी सिंपल तरीके से भी बताने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बट मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी में बताया गया था, और वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। फिर स्पर्श इंद्रिय क्या बताया गया है? ये त्वक होती है, मतलब त्वक में व्याप्त होती है। त्वक स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान है, और त्वक में विद्यमान स्पर्शेंद्रिय द्वारा सुख एवं असुख स्पर्श का ज्ञान होता है। सुश्रुत ने अनुसार तीर्थगामी धमनियां स्पर्श व धमनी कहलाती है, जो मन के द्वारा सुख और असुख स्पर्श का ग्रहण करती है। ठीक है? बाकी ऐसा जिसमें कुछ नहीं है। चक्षु इंद्रिय के बारे में बताया गया कि इसका अधिष्ठान चक्षु है, तेजोमय होती है, और चक्षु के तेज से घट आदि द्रव्यों का ज्ञान होता है। आलोचक संज्ञा दी गई है चक्षु। चक्षु में आलोचक संज्ञा वाला पित्त रहता है, मतलब आलोचक पित्त रहता है उसमें। आलोचक पित्त के अंदर भी 2 टाइप का होता है, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। तो यह पित्त स्थूल द्रव्यों को संक्षिप्त रूप में ग्रहण करने में सहायक होता है। वस्तु की संक्षिप्त रूप का ग्रहण चक्षु इंद्रिय करती है, और आलोचक पित्त इस कार्य में सहायता प्रदान करती है। सब शब्द रूप रस गंध, ठीक है? यहाँ बताया गया है कि 2 धमनियों का उल्लेख करा गया। तो उक्त धमनियों में रूप वहन का कार्य वायु के द्वारा होता है, और रूप वह धमनियों से संयुक्त मन रूप का ग्रहण करती है। शरीर में स्थित प्राण वायु चक्षु इंद्रियों को ग्रहण करती है, अर्थात चक्षु इंद्रियों को उस विषय का ग्रहण करने में तत्पर बनाए रखती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसमें नहीं आने वाला। आपके बस वही चीज़ें आती हैं कि इंद्रिय क्या है, इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है, इंद्रियों के विषय क्या है, और इंद्रियों की बुद्धि क्या है, जिसको हम लोग पंचक बोलते हैं। तो वो पंचक ही आता है आपके एग्जाम्स में, उसके अलावा कुछ नहीं आता। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं मॉडर्न वाले
पर्सपेक्टिव से। तो इतनी चीज़ें अगर आपको एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ से आप जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है वो भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मॉडर्न एनाटॉमी में मैंने सेंस ऑर्गन्स पढ़ा है, वहाँ पे भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो वहाँ से जाके आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी बनावट होती है। फिर पंच कर्मेंद्रियों के बारे में बात करें तो 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, उपस्थ और वागेंद्री, ये 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। ठीक है? इनको याद कर लीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, गुदा, उपस्थ और वागेंद्रिय। वागेंद्रिय मतलब जिससे हम लोग बोलते हैं, उपस्थ होता है मूत्रेंद्रिय, गुदा होता है एनस, पैर और हाथ, ये होते हैं। इनके द्वारा हम लोग सारे काम कर पाते हैं। हस्तौ पादौ गुद उपस्थम वागेन्द्रियथापि च कर्मेन्द्रियाणि पंचैव। चरक का शारीर स्नान का श्लोक है। ठीक है? विषय की बात करें, वागेंद्रिय का विषय होता है वाणी, हस्त का आदान, उपस्थ का आनंद, गुदा का विसर्ग, विसर्ग, पाद का विहरण। मतलब बोलने का मतलब जो वागेंद्रिय होती हैं उससे क्या होता है, बोल पाते हैं। हस्त आदान प्रदान कर पाते हैं, उपस्थ आनंद के लिए, गुदा विसर्ग, ठीक है, पाद का मतलब पैरों का विहरण, चलना। फिर यहाँ पे और उसमें बताया गया कि गुदा का कार्य मल मूत्र का निष्कासन या त्याग बताया है। आनंद उपस्थ का विषय बताया गया है। उपस्थ से तात्पर्य स्त्री पुरुष दोनों के जननेंद्रिय से है। ठीक है, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उससे। और यहाँ आनंद से मैथुन जन्य आनंद समझना चाहिए। ठीक है, जो ऑर्गेज्म होता है वो। ज्ञानेंद्रियों के समान कर्मेंद्रियों को केवल एक एक विषय नहीं होता, अपितु एक इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों का संचालन होता है। इस कारण उपस्थ मैथुन संतान उत्पत्ति के साथ साथ मूत्र, शुक्र एवं आर्तों का भी उपसर्ग करती है। ठीक है, अधिष्ठता, प्रत्येक इंद्रिय किसी न किसी देवता से प्रकाशमान होती हैं। इसी कारण वाणी का अग्नि, हस्त का इंद्र, पाद का विष्णु, वायु का मित्र और उपस्थ का प्रजापति अधिष्ठाता होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये लिखते हैं तो हाँ, सामने वाले को लगेगा बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसको अपने वर्ड्स में लिखिए, मैं यही बोलूँगा। पंचक जो है उसको लिखिए, उसकी एक टेबल बनाइए। उसके अलावा जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों के क्या विषय हैं, क्या अधिष्ठान है, क्या बुद्धि है और उसके क्या कर्म है, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। इसके अलावा इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता। इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम कम्युनिटी पे पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वो 1 पेज नोट्स हैं, उसमें 1 पेज में हम लोगों ने ये चैप्टर्स कंप्लीट करा है। बाकी दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ भी ना समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अच्छा लगा बुरा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो एक क्रिटिसिज्म की तरह लूंगा मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़ा करते रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।